अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं वो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। पीपल्स पार्टी के जो जाले सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनकी आज दो जो रहनुमा हैं उनकी पेशी हुई है। उसके बाद फिर नैब की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या तफसीली तौर पर जवाब जमा कराए गए हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अब लग रहा है कि इन दोनों रहनुमाओं की जो मज़ीद मुश्किलात हैं इजाफ़ा होगा उन मुश्किलात में, चूँकि नैब के पास बड़ा मजबूत और इंतहाई दिलचस्प केस है। और फिर एक और चलते चलते इसमें भी एक केस में एक तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि आपको याद होगा कि जिस फेस्टिवल में 2014 में बिलावल भुट्टो साहब ने डांस किया था मंजूदाड़ू में, उस फेस्टिवल में करप्शन बेनकाब हुई है। करप्शन के ऊपर जो है वो नैब ने काम किया था। उसके बाद फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद नैब ने हासिल किया। उसके बाद फिर एक बड़ी शख्सियत के फ्रंट मैन की जो आज ज़मानत है वो मुस्तरद हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा MQM के मरकज़ 90 से जो असला बरामद हुआ था उसमें जो मुल्ज़मान थे, जो सज़ा याफ्ता MQM के कारकुनान थे, उनकी अपील में समाअत थी। आज उबैद केटू को पेश किया गया काफ़ी अरसे बाद। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी भी रखी हुई थी। मैंने कोशिश की थी कि फ़ुटेज बना लूँ, लेकिन फैमिली साथ थी तो इसलिए मुनासिब नहीं था कि फैमिली की फ़ुटेज या वीडियो मैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, साझी होती हैं, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है तमाम लोगों की फैमिली। तो फैमिली अगर वो साथ ना होती तो मैं ज़रूर उबैद केटू से सवाल भी करता जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, और उसके बाद फिर ज़रूर आपको वीडियो भी दिखाता कि आजकल वो किस हुलिये में, लेकिन उनके जो है वो पहले जो नाम था उबैद केटू का MQM के मरकज़ और उसके बाद फिर आसपास के इलाकों में। उसके बाद फिर 90 से मुतालिक केस उसके बाद फिर गुजर नाले से मुतालिक कबाइल कॉलोनी फेडरल बीरिया ब्लॉक 11 से मुतालिक केस था। उसकी क्या पेशरफ्त हुई, आज क्या नई चीज़ सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो इस मामलात में, जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है, और ख़ास तौर पर जो कि इलेक्टेड की जानिब से जो बर्बरियत की जाती है उसमें मज़ीद आज तकरीबन 3 सिविल सूट्स दायर हुए हैं, जिसमें करान लगने से मुख्तलिफ औक़ात में शहरी जहाँ भाग हुए हैं, तो उन्होंने मुआवजा अदा करने के लिए, मुआवजे के लिए अदालत से रजू किया है। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में निसार खोड़ो साहब जो कि सीनियर रहनुमा है, और आपको अगर मैं वीडियो दिखाऊं, इसमें कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो अटैच करूं कि वो जब करप्शन के मुकदमात में पेशी पर आते हैं तो वो मीडिया से कट रहे होते हैं और वो मुंह चुरा रहे होते हैं कि किस तरीके से वो वीडियो में सामने ना नज़र आएँ, मीडिया पर उनकी खबर ना चले। और उसके बाद फिर कई दफ़ा वो सहाफ़ियों से जो वो गुस्से में भी आ जाते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं कि ये मेरा प्राइवेट एक मामला है, तो उसमें सहाफ़ी सामने ना आया करें, कि इसकी पैरवी ना करें। बहरहाल उनकी आज एक दरख्वास्त ज़मानत की समाअत, बल्कि 2 अलग अलग इंक्वायरी में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। उसमें नैब ने एक तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जिसमें बताया गया है कि किन किन जो फ्लोर मिल्स थी उनको कितने रुपए की गंदम का कोटा था, उसके बाद फिर कितनी गंदम उन्होंने इजाफी दी, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उस गंदम की चोरी करने के, और आटे के बहरान और सिंध में जिस तरह आटे की किल्लत, गंदम की किल्लत पैदा हो जाती है और फिर उसके बाद आटा महंगे दामों मिलता है, तो फिर उनकी वजूहात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह गंदम की तफसील हुई, उसकी तकसीम हुई, और उस वक्त जो वज़ीर खुराक थे निसार खोड़ो साहब, उनका क्या किरदार था, और उनके जो फ्रंट मैन या शरीक मुल्ज़मान थे उनका क्या किरदार था। अब नैब का कहना है कि मज़ीद भी इनके खिलाफ चूँकि इंक्वायरी जारी है, तो ये इब्तदाई जो रिपोर्ट थी वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जमा कराई गई। अब चूँकि नैब ने कहा कि मज़ीद हमें कुछ मोहलत दरकार है, रेफरेंस दायर करना है, मज़ीद तैयारी करनी है और मज़ीद कुछ शवाहिद जमा करने हैं, तो इसलिए मोहलत दी जाए, तो अदालत ने निसार खोड़ो की 2 अलग अलग मुकदमात में, गंदम चोरी के मुकदमात में, जिसमें घुटकी और मुख्तलिफ इलाकों की फ्लोर मिल को गंदम देने का इल्ज़ाम है, तो उसमें उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की है, और तकरीबन 1-1.5 महीने का उनको मज़ीद टाइम मिल गया है, और लग रहा है कि उनके ऊपर मज़ीद हाथ सख्त होने वाला है। इसके अलावा सिराज दुरानी साहब, अक्सर नाम आता है, बड़े जाले रहनुमा हैं, स्पीकर सिंध असम्बली हैं, उनके ऊपर पहले एक रेफरेंस दायर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दरख्वास्त ज़मानत थी, नैब ने जो चैलेंज किया था उनकी ज़मानत पर रिहाई को दोबारा सिंध हाई कोर्ट को इरसाल किया गया था। खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था जैसे मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में, चूँकि उनकी एलिवेशन हो रही है, तो बहरहाल अब 16 तारीख को उनकी दूसरे केस की समाअत होगी, जिसमें उनके ऊपर, बल्कि पूरी फैमिली के ऊपर जो आमदन से ज़ायद असासे बनाने और संगीन नोयत के इल्ज़ामात के तहत रेफरेंस ज़ेर समाअत है एहतसाब अदालत में। लेकिन ये दूसरा रेफरेंस है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लियारी में गैर कानूनी भर्तियों का जो इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम के मामले पर जो है वो नैब तहकीकात कर रहा है। उसमें नैब की जानिब से नैब का कहना है कि इंक्वायरी जो मुकम्मल कर दी गई है तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ, जिसमें काफ़ी और भी मुल्ज़मान शामिल हैं। उसके बाद फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद
जो मामला था रेफरेंस दायर करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके हेड क्वार्टर को इरसाल कर दिया गया है। अब हमें जो है कुछ अर्से की मोहलत दी जाए, तो बहरहाल उसमें भी तकरीबन 28 सितंबर तक की गालिबन मोहलत मिल गई है सिराज दुरानी साहब को। तो अब उनका भी काफ़ी डामाडोल मामला लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि जब नैब जिस तरह के शवाहिद ला रहा है सामने, जिस तरह के सबूत पेश कर रहा है, तो उसमें उनकी गिरफ्तारी आइंदा 1-2 माह में लग रहा है कि मुमकिन तौर पर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर एमक्यूएम के मरकज़ 90 से जो मुलजमान गिरफ्तार हुए, तो उनमें मुख्तलिफ मुकदमात में, यानी कि आज 11 मुलजमान की 31 मुख्तलिफ अपीलों की समाअत थी। उबैद केटू ने चूँकि इन पर्सन अपील दायर की थी, ज़ाती हैसियत से जेल से अपील दायर की थी। उसके बाद फिर दीगर जो मुलजमान हैं, दीगर मुलजमान की जानिब से अलग अलग अपीलें दायर की गई थी। उनके वकला अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से जो है वो टाइम लिया गया। और उसके बाद फिर चूँकि इस केस की पैरवी रेंजर्स के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने करनी है, तो रेंजर्स के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी किए गए हैं। उबैद केटू से अदालत ने पूछा कि आज उनको पेश क्यों किया गया, क्योंकि सज़ा याफ्ता मुलज़िम को अदालत में अपील के दौरान पेश करना जो है वो नहीं पेश किया जाता। तो अदालत में एक रिकॉर्ड पेश किया, जेल पुलिस के एक मुलाजिम ने कहा कि इसको कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने, इसलिए इसको लाए हैं। बहरहाल अदालत ने उबैद केटू से कहा कि वो खुद वकील करना चाहते हैं पैरवी के लिए, या सरकार के खर्चे के ऊपर उनको पैरवी के लिए, केस की पैरवी करने के लिए वकील दिया जाए। तो उबैद केटू ने कहा कि उनके पास चूँकि पैसे नहीं हैं, माली मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए प्राइवेट वकील करने के लिए उनको मोहलत दी जाए। तो अदालत ने उनको मज़ीद तकरीबन 3 महीने की मोहलत दी है, अक्टूबर तक की, ताकि अपना ज़ाती या प्राइवेट वकील करके जो है वो अदालत में अपील की समाअत जो वो चलाएँ। उसके बाद फिर समाअत के दौरान ये भी चीज़ सामने आई कि जो ये उबैद केटू हैं, उबैद केटू ने एक दरख्वास्त दायर की कि वो जो है बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, और उनको जो है वो बीमारी के लिए जो है वो उनको एक अस्पताल में उनका चेकअप करवाना है, तो इसलिए उनको तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल अदालत ने उनकी वो दरख्वास्त भी मंजूर की और अब तिब्बी मुआयना जो है वो करवाया जाएगा उबैद केटू का। और आगे चलकर जो है वो एक और केस सामने आया, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की जो मुख्तलिफ हाई टेंशन वायर्स होती हैं, जिसकी वजह से करंट लगने की वजह से कराची के मुख्तलिफ शहरी जाम बहक होते हैं और कई जो है माजूर भी होते हैं। तो आज मज़ीद 3 सिविल सूट्स दायर किए गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, जिसमें गुलशन इकबाल में कि इलेक्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी टूटने से, करंट लगने से 24 साल मोहम्मद कामरान जाम बहक हुए थे, उनके अहले खाना की जानब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो मुआवजा दिलवाया जाए। ये वाक़या 2019 में गुलशन इकबाल 13D में जो है वो पेश आया था, और कहा गया है कि बारिश के दौरान तारें जो थी वो करंट तारें जो वो टूट गई थी और तारें गिर कर जो है पानी में आई थी, और उसके बाद फिर इस रात के वक्त जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो उनको करंट लगा और ये शहरी जाम बहक हुए। बहरहाल ये खबरें जो है वो मीडिया की जीनत भी बनती हैं, उसके बाद के इलेक्ट्रिक में काफ़ी असर भी पड़ता है। तो अदालत में कहा गया कि ये करंट जो लगा था वो के इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही की वजह से रूनमा हुआ, और अब के इलेक्ट्रिक से मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिलवाए जाए। ये दावा जो मोहम्मद कामरान के वालिद यानी मोहम्मद अमीन की जानब से दायर किया गया था। इसके अलावा एक और शहरी हैं मंसूर हैदर, 33 साल इनकी उम्र थी, इनकी जानब से भी इनके अहलिये की जानब से एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख 80 हज़ार रुपये का मुआवजे की इस्तदा की गई है, जिसमें कहा गया है कि 7 अगस्त 2020 को के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से मंसूर को करंट लगा, जिसकी वजह से वो जाम बहक हो गए थे। क्योंकि तारों की मेंटेनेंस और इसके अलावा देखभाल जो है वो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। कि इलेक्ट्रिक ने जो नोमान कम्प्लेक्स गुलशन इकबाल है वहाँ पर मतलब ये काम जो था वो नहीं किया, जिसकी वजह से ये करंट लगा, और मीटर उनका ये प्रोजेक्ट में जो मीटर थे वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने 6 फुट की बुलंदी पर नस्ब कर रखे हैं, और तारों की जो तनसीब है उसकी हिफाजती जो इंतजामात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया है, और के इलेक्ट्रिक की जो ज़ेर ज़मीन केबल्स की जो पूरी तरह जो है वो कवर भी नहीं किया गया, और बारिश के दौरान ज़ेर ज़मीन केबल से करंट लगने से जो है ये जाम बहक हुए। इसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि 2 करोड़ 62 लाख 80 हज़ार रुपये मुआवजे के तौर पर दिलाया जाए। और एक और शहरी की जानब से भी दावा दायर किया गया था। तो ये इंतहाई अहम तरीन मामला थे। अब आ जाते हैं गुजर नाले की तरफ। गुजर नाले के जो कबाइल कॉलोनी के जो मुतासिरीन हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। पहले जो सिविल सूट की समाअत थी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में समाअत हुई थी। अब केस जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत के बजाय अब अदनान
اقبال چودھری صاحب کی عدالت میں زیر سماعت تھا اور ایڈیشنل لسٹ میں سیریل نمبر جو ہے وہ 10 پر تھا، اور مین جو لسٹ تھی تقریباً 50 کیسز جو ہے وہ زیر سماعت تھے۔ آج جو ہے وہ ایڈیشنل لسٹ کے کیسز کی باری نہیں آئی، نمبر نہیں آیا وقت میں جب عدالت شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر پورا دن مختلف متاثرین جو تھے وہ بھی کمرہ عدالت میں اور احاطہ عدالت میں موجود تھے۔ کافی اظہار یکجہتی کے لیے بھی متاثرین جو تھے آئے ہوئے تھے۔ قبائل کالونی ایف بی ایریا بلاک 11 کے علاوہ اور دیگر علاقوں سے بھی موجود تھے۔ صبح سے لے کے تقریباً دوپہر تک 1:30 بجے کے بعد جو ہے وہ عدالتی وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا اور عدالت کو برخاست ہونا پڑا، لیکن اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اس کی باری نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کیسز ایسے تھے جن کی باری نہیں آ سکی، یعنی کہ جو مین لسٹ تھی عدالتی کارروائی کی اس میں تقریباً کوئی 30 کے لگ بھگ عدالت نے کیس سنے، لیکن مین لسٹ کے علاوہ ایڈیشنل لسٹ میں بھی جو دیگر کیسز تھے ان کی سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ اب چونکہ اس کیس میں وکیل ہیں باسط صاحب، عبدالباسط ایڈوکیٹ صاحب، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس کیس میں مزید ایمرجنسی کی درخواست دائر کریں گے تاکہ اس کیس کو فوری طور پر سنا جائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ اور دیگر جو لوگ وہاں پہنچے تھے کارروائی کے لیے، تو اس کارروائی کو رکوا دیا گیا تھا کہ متاثرین کی جانب سے وہاں کے جو مکین ہیں درخواست گزار جنہوں نے سول سوٹ دائر کیا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے، اس لیے اس کیس کو ان کی جو گھر ہیں ان نہ توڑے جائیں، آپریشن اس دن روک دیا گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ کیس آج تاریخ پڑ گئی ہے تو اب ممکنہ طور پر جب دوبارہ کیس کی سماعت کے لیے مقرر ہوگا 1-2 دن مزید بھی شاید لگ سکتے ہیں، اس ہفتے یا آئندہ والے ہفتے میں جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، اس کیس کی سماعت کے لیے درخواست مقرر ہو سکتی ہے، تو ممکنہ طور پر دوبارہ اس کیس میں مزید کوئی عدالتی پیش رفت سامنے آ سکے۔ لیکن آج جو کے ایم سی کے جو متعلقہ جو افسران تھے وہ تحریری جواب لائے تھے، چونکہ عدالتی وقت ختم ہو گیا ہے، اب وہ چاہیں تو آفس میں تحریری طور پر جو جواب ہے یعنی کہ متعلقہ آفس میں وہ جمع کروا سکتے ہیں، جو کہ کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی اہم اپڈیٹ تھی۔ اب چونکہ مزید جو گھر رہ چکے ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو کہ 89% علاقے میں آپریشن ہو چکا ہے، مزید کارروائی جاری ہے، تو اب اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید نشانات بھی لگائے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ آج بتایا گیا ہے بلکہ 6 مقامات پر مختلف مقامات پر گجر نالے کے اوپر جو آپریشن جاری ہے، اور جو کے ایم سی کا عملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ مونسون کی جو متوقع مزید بارشیں ہیں اس سے پہلے یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا، اور جو 22 تقریباً جون 2022 تک کا یہ ٹائم ہے 3 نالوں کے اوپر سے آپریشن مکمل کرنے کے بعد ان کو پختہ اور ماڈرن نالے کے طور پر بنا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ انتہائی اہم ترین پیش رفت تھی۔ فیلڈ میں بھی جا کے جو وہاں لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی میں اس طرح اجاگر کرتا رہوں گا، اور اس کے بعد پھر مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہاں کی جو کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے خبریں ہیں، اور اس کے بعد پھر نالے کے اوپر سے کیا کارروائی ہو چکی ہے، اب تک کارروائی کہاں تک پہنچی، کہاں تک تعمیرات ہو چکی ہیں، کہاں تک گھروں کی مسماریاں ہو رہی ہیں، وہ اگلے وی لاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔